Hey, good morning. I have this The Hindu newspaper of 5th April with me. This is the international version which I am referring to. Okay, so since this is my first video, I think I should clarify my objective to you all. My objective in my videos would be basically to give you a quick idea of the important articles of the important topics which you should be knowing as a CLAT aspirant. Okay, so let's move on to our first article. So this here deals with US China. Okay, this is a US China news item. So as you know, I think you might be aware that on 2nd April 2025 what US has done is that it has imposed reciprocal tariffs on many countries worldwide. Okay, and one particular important one-liner question, I guess one-liner GK question or current affair question, whatever, would be that this date US has declared this date as Liberation Day. Okay, US has said that in yesterday's newspaper, I guess I read, US has said that this 2nd April would be known as Liberation Day in US, and that it will be a historic moment. Okay, it will be a watershed moment, and it will be known for the day when American industries were reborn. So just Donald Trump playing around with world anyways. So what China has done here is that it has imposed 34% tariff in return on US goods. So यहाँ पे US ने 34% का टैरिफ चाइना पे लगाया, एंड देन चाइना ने भी सेम टिट फॉर टैट करते हुए US के साथ ऐसा किया. ओके, सो ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है यहाँ पे. ओके, गुड. सी, यहाँ पे ना इंडिया की बात भी की गई है, तो ये दिमाग में रखना चाहिए हमें कि इम्पोर्ट ड्यूटीज़ जो कि इंडिया पे लगाई जाएंगी, ठीक है, यूएस ने उसे रिवाइज़ किया है. ठीक है, उसने पहले कहा था कि हमारे पे 27% की इम्पोर्ट ड्यूटी लगाई जाएगी, और अब उसने 26% कर दिया. तो ज़्यादा तो नहीं, 1% का घटाया इन्होंने, पर हाँ इंडिया के बारे में यहाँ पे दिया हुआ है. और ये जो इम्पोर्ट ड्यूटीज़ है वो इंडिया पे 9 अप्रैल से लगेंगी. ये रिवाइज्ड वर्जन. सो वी शुड नो कि चाइना ने एग्जैक्टली बोला क्या है ये सब टैरिफ्स इम्पोज करते हुए 34%. उसने कहा है कि यूएस ये जो भी कर रहा है ना, ये वॉयलेट कर रहा है WTO के रूल्स को. सो यहाँ पे हमारे काम की चीज़ आई है. अगर एग्ज़ाम में क्रिटिकल रीजनिंग में, है ना, लॉजिकल रीजनिंग वही जिसको बोलते हैं, तो उसमें अगर ये पैसेज आता है तो उसमें आपको ये सब दिया रहेगा. ठीक है, WTO. एंड बेसिकली अगर ये इससे डील करता हुआ क्वेश्चन अगर आपको LR में देखने को मिलता है, दैट इज़ लॉजिकल रीजनिंग, तो उसमें ना आपको पूरा इकोनॉमिक्स समझना होगा. ठीक है, आपको उसमें बताएगा कि US ने टैरिफ्स इम्पोज करे हैं पूरे वर्ल्ड वाइड, देन उसका क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा. उसने टैरिफ ऐसा इतना लगा दिया है तो इंडिया का गुड्स जो कि US में जा रहा है वो महंगा हो जाएगा, क्योंकि इम्पोर्ट ड्यूटीज़ लग रही है इतनी ज़्यादा. तो इंडिया के जो प्रोड्यूसर्स अपना पैसा कहीं से तो निकालेंगे ना, तो हम लोग महंगा करके बेचेंगे US में, तो वहाँ पे जो इम्पोर्टेड गुड्स होंगे उनके दाम बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे. तो अमेरिकन पीपल जो हैं वो लोग सोचेंगे कि मतलब इम्पोर्टेड गुड्स क्यों ख़रीदने जब इतने महंगे हैं, तो डोमेस्टिक ले लेते हैं. इससे डोमेस्टिकली जो भी डिमांड होगा ना वो इंक्रीज़ होगा, एंड थिंग्स लाइक दैट. आपको ना पूरी इकोनॉमिक समझनी होगी. तो ये दिमाग में रखना कि आपका अगर ये टॉपिक उठाया जाता है तो वो इकोनॉमिक्स पे बेस्ड होगा टोटल, एंड आपको चीज़ें क्लियर होनी चाहिए. दैट आई टोल्ड यू अबाउट लॉजिकल रीजनिंग. और अगर ये सेम चीज़ करंट अफेयर्स में आ जाता है तो आपसे क्या पूछ सकता है, दिस लिबरेशन डे वाला चीज़. उसके अलावा क्या पूछ सकता है आपसे, WTO. ठीक है, WTO से बहुत क्वेश्चंस बनेंगे, तो WTO के बेसिक्स क्लियर होने चाहिए. ठीक है, जैसे WTO कब इस्टेब्लिश हुआ था, दैट इज़ 1995 इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग. सो 1995 में इस्टेब्लिश हुआ था. उसका हेडक्वार्टर कहाँ है, जेनेवा में है. ठीक है, और उसने किस चीज़ को रिप्लेस किया था, तो उससे पहले ना एक GATT नाम का था. ठीक है, जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ्स. ओके, जो कि 1948 से था. फिर उसको रिप्लेस करके WTO लाया गया 1995 में. तो WTO के बेसिक्स आने चाहिए आपको.
ये कह रहा है WTO रूल्स, ठीक है, कि WTO के रूल्स का वायलेशन है। तो WTO के रूल्स क्या हैं अब? WTO बेसिकली एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जो कि देखता है कि दुनिया में जो ट्रेड है ना वो फेयर तरीके से हो, ठीक है। अब जैसे इंडिया के रिलेशन में हम लोग इसे समझ सकते हैं। जैसे इंडिया में ना हमारा पहले क्लोज्ड इकोनॉमी था, उसके बाद हमारा इकोनॉमिक क्राइसिस आया, फिर हमने अपनी इकोनॉमी ओपन करी, दैट इज़ कॉल्ड लिबरलाइजेशन। ये सब हमने क्यों किया? लिबरलाइजेशन हमने अपनी इकोनॉमी इसलिए खोली ताकि पूरी दुनिया में हमारा ट्रेड हो सके। ये सब भी कौन देखता है? WTO देखता है। तो आपको WTO का बेसिक इसमें नॉलेज होना चाहिए, ठीक है। WTO इसमें इंपॉर्टेंट टॉपिक है जीके से रिलेटेड। और अगर आपको ये क्रिटिकल में पूछ देगा तो इकोनॉमिक्स के सारे प्रिंसिपल्स आपको याद होने चाहिए, डिमांड सप्लाई वाला, टैरिफ, टैक्स वगैरह, ठीक है, ये सब आना चाहिए आपको। ये होगा यहाँ पे। तो ये एक काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक था, मैं बोलूँगी। इसके आगे वक्फ बिल, अभी रिसेंट में अगर आप देखोगे तो यही दो सबसे हॉट टॉपिक्स चल रहे हैं इंडिया में अप्रैल में। अभी 5 दिन हो गए अप्रैल को आए हुए, और यही दोनों सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स चल रहे हैं। पहला US जो टैरिफ इम्पोज किया है वो, ठीक है, ये पहला था। और दूसरा वक्फ का, क्योंकि वक्फ बिल जो है वो लोकसभा से पास हो गया 2 दिन पहले, ठीक है, कल राज्यसभा से भी पास हो गया, एंड अभी तक वो बिल ही है बिकॉज इट नीड्स प्रेसिडेंट्स एसेंट। ये रूल्स आपको क्लियर होने चाहिए कि कोई भी बिल इंट्रोड्यूस किया जाता है, लोकसभा में आया, अगर लोकसभा से पास होगा डिबेट वगैरह होने के बाद, तो उसके बाद राज्यसभा जाएगा, राज्यसभा से पास होगा, फिर उसको प्रेसिडेंट का एसेंट चाहिए होगा, फिर वो एक्ट बन जाएगा। ये सारी चीज़ें आपको आनी चाहिए, ठीक है। तो बेसिकली ये जो वक्फ है ना, इससे आपका लीगल का क्वेश्चन बनेगा, ये आपका लीगल मैटर है, ठीक है। तो आपको वक्फ बिल पूरा पढ़ लेना है कि इसमें क्या क्या चेंजेस लाए गए हैं, क्या क्या चीज़ें रिमूव की गई हैं, वक्फ बाय यूज़र है एक, तो ये सब बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं। तो वक्फ देख लेना एक बार, ओके। इससे आगे बढ़ते हैं हम लोग, तो हमें यहाँ पे मोदी जी दिखेंगे यूनुस के साथ, बांग्लादेश में जो कि हैं अभी। तो ये लोग गए थे, इनका बातचीत हुआ, ये उतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है, पर आपको इंडिया बांग्लादेश रिलेशंस थोड़े बहुत आइडिया होने चाहिए। फिर बांग्लादेश में अभी जो हुआ है, शेख हसीना हमारे यहाँ रह रही हैं आके, उनको एक्सपेल कर दिया गया, और ये लोग बार बार एक चीज़ मेंशन करते हैं, दैट इज़ दिस थिंग, extradition of former Bangladesh PM Sheikh Hasina. So you should be knowing that what extradition is. extradition law क्या होता है, इसका भी आपको आइडिया होना चाहिए, इस पर भी लीगल का पैसेज बन सकता है, ओके। आगे बढ़ते हैं। सो दिस इज़ स्टेट पेज। आई वुड टेल यू कि स्टेट का जो पेज होता है ना हिंदू में, वो उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होता है, इट इज़ मोर यूजलेस देन यू थिंक, ठीक है। इससे कोई क्वेश्चंस नहीं बनते बिकॉज ये लोकल न्यूज़ से डील करता है, न्यूज़ से डील करता है, आई मीन, सो यू कैन स्किप इट बेसिकली, ओके। तो यहाँ हमें अमित शाह दिख रहे हैं, ये न्यूज़ का है, ठीक है। सो बेसिकली जो न्यूज़ होता है ना, ये पूरे इंडिया से रिलेटेड होता है, ठीक है। ऐसा कोई एक पर्टिकुलर लोकल जगह से रिलेटेड नहीं होता, लोकल न्यूज़ से डील करता है वो स्टेट्स वाला पेज, इससे ऊपर वाला विच आई शोड यू जस्ट नाउ, ओके। सो हियर वी हैव दिस मणिपुर से रिलेटेड। तो आपका इसमें मणिपुर का आइडिया क्लियर होना चाहिए कि मणिपुर में एग्जैक्टली क्या कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था। सो मैं अभी पूरा तो नहीं समझा सकती सिंस दिस इज़ अ क्विक वीडियो। आई कैन टेल यू कि ये एक एथनिक कॉन्फ्लिक्ट है वहाँ पे, एक कुकीज़ो ट्राइब है, एक मेती ट्राइब है, ओके। सो यू नीड टू फाइंड अबाउट इट्स हिस्ट्री, क्या वो वायलेंस है, क्या हो रहा है, कॉन्फ्लिक्ट क्या है। ऑल्दो आई थिंक इट इज़ अनलाइकली टू कम इन एग्जामिनेशन, क्योंकि क्लैड जो है वो ज़्यादा कंट्रोवर्शियल टॉपिक्स नहीं उठाता है, एंड दिस इज़ अ वेरी सेंसिटिव मैटर। सो बट या, you should have an idea, you as an aspirant should not leave anything, okay. You should cover everything and CLAD will give you what it will give you, okay. Then again some वक्फ, क्या कह सकते हैं, ये सबका स्टेटमेंट है, और क्या, ये सब भी छोड़ ही दो, वक्फ का आइडिया क्लियर होना चाहिए, किसी के स्टेटमेंट से हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। सो दिस इज़ Mr. Manoj Kumar. He is no more right now, so you can learn it for
वन लाइनर, इससे कोई ऐसा डीप में क्वेश्चन नहीं बनेगा। बट हाँ, ये याद रख लेना कि ये जो मनोज कुमार हैं, ही वॉज अ डायरेक्टर आई गेस, हुज फिल्म्स प्लेड अ वाइटल रोल इन शेपिंग वेटरन फिल्म पर्सनैलिटी थे ये। ओके, तो मतलब बहुत दिग्गज इंसान थे। तो इनका एक याद रख सकते हो कि मनोज कुमार इज़ नो मोर। ठीक है, तो ये हम लोग याद रख सकते हैं इनको। ओके, नाउ हेयर दिस इज़ रिलेटेड टू एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट वाला टॉपिक है ये। यहाँ आपको क्या ध्यान रखना है, यू सीइंग दिस अगस्त्यमलई। Okay, Agastyamalai. So you should know what is this Agastyamalai. So this Agastyamalai is a biosphere reserve. Okay, where is it? Tamil Nadu and Kerala. So things like that, they don't have a boundary. Okay, boundaries जो है ना वो states के बीच में होती हैं। ये जो biosphere reserve है, ठीक है, ये 2 स्टेट्स में है। और अब क्या स्टेट के बीच में अगर कोई वाइल्ड लाइफ से रिलेटेड जगह है तो उसका हम लोग बॉर्डर नहीं ना करेंगे, स्टेट्स का बंटवारा होता है, वाइल्ड लाइफ का नहीं, फॉरेस्ट का नहीं। तो ये सारी चीज़ें हैं। हाँ, इससे रिलेटेड आपको क्या पता होना चाहिए, व्हाट इज़ अ बायोस्फीयर रिजर्व, ठीक है, व्हाट इज़ अ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, नेशनल पार्क, इंडिया में कितने नेशनल पार्क्स हैं, फेमस नेशनल पार्क्स के नाम वगैरह, वो सब आपको पता होने चाहिए इसमें। और मैंने आपको ये इसलिए दिखा दिया न्यूज़ आर्टिकल बिकॉज़ ये अगस्त्यमलई अगर ये आ गया है न्यूज़पेपर में तो इससे वन लाइनर क्वेश्चंस बन सकते हैं। यहाँ पे क्या इशू है अगस्त्यमलई का, इंक्रोचमेंट का इशू है। तो ये आप वन लाइनर एक दिमाग में रख लो। सिंस जो चीज़ न्यूज़ में आ जाती है, आपका जो क्वेश्चन बना रहे हैं ना कंसोर्शियम वाले, वो भी न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, तो बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि उनका भी ध्यान जा रहा है इस पर। तो ये अगस्त्यमलई उनको दिख गया, उनको लगेगा बच्चा तो ध्यान देगा नहीं, ठीक है। तो बस तुम्हें हर चीज़ देख कर चलना है। और पर्टिकुलरली ये जो नॉन कंट्रोवर्शियल चीज़ें होती हैं ना वाइल्ड लाइफ से रिलेटेड, लेट मी टेल यू, ऐसे मतलब कुछ चीज़ें हैं जो कि वेयर शुड आई राइट, यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं जो कि अभी आजकल ना बहुत राइज पे हैं करंट अफेयर्स पे, उससे क्वेश्चन आता ही आता है एग्जामिनेशन पे, हॉट टॉपिक जिसे कहते हैं ना वो। तो सबसे पहला हो जाता है वुमेन से रिलेटेड, विमेन एम्पावरमेंट का तुम्हें बताया जा रहा है कुछ, ठीक है, विमेन के लिए जो स्कीम्स निकाली जा रही हैं, ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। सेकेंड, आई कैन टेल यू एनवायरनमेंट, ठीक है, एनवायरनमेंट से रिलेटेड सस्टेनेबल डेवलपमेंट कुछ हो रहा है, कुछ उस टाइप का ग्रीन हाउस गैस एमिशन ये सब से कंट्रोल करने का कोई स्कीम आ रहा है, ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। देन इंफ्रास्ट्रक्चर, बिकॉज क्योंकि इंडिया अभी इंफ्रास्ट्रक्चर पे बहुत ज़्यादा ध्यान दे रहा है, बजट में भी काफ़ी ज़्यादा कह सकते हैं एक्सपेंडिचर हो रहा है इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह पे, तो ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट होती है। तो ऐसे कुछ कुछ जॉनरा होते हैं पर्टिकुलरली जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। पर हाँ, कुछ जॉनरा ऐसे होते हैं जो कि हमेशा ही इंपॉर्टेंट होते हैं। फॉर एग्जांपल इंटरनेशनल अफेयर्स है ना, अवार्ड्स हो गए, पर्सनालिटीज़ हो गए, तो ये सब हमेशा इंपॉर्टेंट होती हैं। सो हेयर आई हैव द एडिटोरियल सेक्शन। सो लेट मी टेल यू कि एडिटोरियल के साथ तुम्हें कैसे काम करना है। तुम आए यहाँ पे, तुम्हें ये एडिटोरियल पोर्शन दिखा। सिंस टुडे इज़ सैटरडे वी डोंट हैव एन ओपिनियन पेज, आई एम सो सॉरी गाइस। हाँ, तो एडिटोरियल पेज ही है आज, सिर्फ आज सैटरडे है। तो ओके, तो एडिटोरियल जो है ना, तुम्हें क्या करना है, सबसे पहले तुम्हें अपने पास एक स्टॉप वॉच रखना है, ठीक है। तुम्हें पढ़ना शुरू करना है जहाँ से तुम्हारा मन है पढ़ने का। वी हैव 4 आर्टिकल्स इन 1 पेज, दिस 1 एडिटोरियल पेज। तो तुम्हें पढ़ना है, ऐसा नहीं कि सिर्फ पढ़ रहे हो दिमाग में कुछ नहीं जा रहा। यू हैव टू रीड इट, यू हैव टू अंडरस्टैंड इट एंड यू हैव टू टाइम, ओके, टाइम योर रीडिंग। तुम कितना टाइम लग रहा है तुम्हें, और बीच बीच में ना लैप करते जाना है। तुमने यहाँ से पढ़ना शुरू किया, ठीक है, यहाँ तक तुम पहुँचे, समझ चुके हो तुम्हें जितना भी टाइम लगा, जो स्टॉप वॉच है उसमें लैप लगा दो, ठीक है, कि इतने टाइम में मैंने ये आर्टिकल ख़त्म किया, लैप तुम्हारा वो हो गया, ठीक है। नाउ मूव टू नेक्स्ट आर्टिकल, तुमने ये आर्टिकल पढ़ना शुरू किया, ये भी ख़त्म हुआ, वहाँ पे तुमने लैप कर दिया। मतलब स्टॉप नहीं करना है, तुम्हें लैप लगाना है, सो दैट यू विल गेट एन आइडिया कि तुम्हें एग्जैक्टली कितना टाइम लग रहा है इसमें, ओके। तो देखो, स्टार्टिंग में हो सकता है तुम्हें टाइम लगे ये सब रीड करने में, बट ट्रस्ट मी, टिल द एंड ऑफ योर प्रिपरेशन तुम्हारा नवंबर तक ना इतना स्पीड हो जाना चाहिए कि ये जो एक पेज है, ये 4 आर्टिकल का जो पेज है, ये तुम
15 से 17 मिनट में रीड कर लो। ट्रस्ट मी, मेरा इतना स्पीड था भाई, ये एक पेज 15 मिनट में रीड कर लेती थी, और सिर्फ रीड ही नहीं, उसको समझ भी लेती थी, समराइज़ भी कर सकती थी मैं किसी को भी। तो इतना तुमको अपना स्पीड बढ़ा लेना है, अपने माइंड को सिर्फ और सिर्फ रीड करने में इंडल्ज रखना और समझना है, बाकी फालतू डिस्ट्रैक्शंस को सबको हटा देना है। सो चलिए, बहुत ज्ञान दे दिया मैंने, अब मैं ये आपको एडिटोरियल समझाती हूँ। एडिटोरियल आपने पढ़ा पहले, तो आपको क्या करना है, उसका जिस्ट पकड़ना है। पढ़ना कैसे शुरू करना है, सबसे पहले आपको यहाँ पे ये वाला जो पोर्शन दिखता है ना, ये रीड कर लिया करो। इससे ना आपको जिस्ट मिल जाएगा कि ये आर्टिकल बात किस बारे में करने वाला है, फिर आपका दिमाग जो है ना एक तरह से उस डायरेक्शन में चला जाएगा। तो ये हमने पढ़ा कि यूक्रेन वॉर के बारे में है, ये एक चांस हो सकता है ग्लोबल साउथ के लिए टू इमर्ज एज अ फोर्स दैट इज़ क्रेडिबल न्यूट्रल। ठीक है, मतलब ये कह रहा है कि ये जो यूक्रेन वॉर चल रहा है, इसका यूज़ करके ये ग्लोबल साउथ की जो कंट्रीज़ हैं ना, ये वर्ल्ड अटेंशन अपने पास ला सकती है, या हम लोग कुछ बिगर रोल प्ले कर सकते हैं, हम लोग भी इसमें अपना कुछ योगदान दे सकते हैं। ये इस चीज़ से रिलेट कर रहा है, तुम्हें समझ आया। अब तुमने इसे रीड करना शुरू किया, तो मैं इसे कर चुकी हूँ रीड, और तुम्हें समझ आएगा कि इसमें है ना राइटर शशि थरूर है। ओ माय गॉड, आई लव हिज आर्टिकल्स। शशि थरूर के आर्टिकल्स बहुत अच्छे होते हैं। तो जो भी है, इसमें पूरे में बस इतना बात हो रहा है कि जैसे यूरोप है, यूरोप बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड है, यूएस बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड है, चाइना इंटरेस्टेड है, ये सब बताया है। और फिर बताया है कि ये कंट्रीज़ में क्या कमी है, ये लोग क्यों यूक्रेन में पीस नहीं ला सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल इसमें बोला है कि वेस्टर्न लीडर्स, जैसे यूरोप के जो लीडर्स हैं, वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं यूरोपियन लेड पीस कीपिंग फोर्स। इसके अपने चैलेंजेस हैं। क्या चैलेंजेस हैं कि ये लोग ना नेटो में हैं। रशिया ने कहा है कि उसे नेटो से कोई इंटरफेरेंस नहीं चाहिए किसी भी तरह का, ठीक है, पर ये सारे जो हैं ये ऑलरेडी नेटो में हैं, और अगर ये लोग जाते हैं तो ऐसा चांस है कि ये लोग पीस लाने की जगह और भी ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट बढ़ा दें। इसलिए यूरोपियन लीडर्स जो है ना, यूरोपियन कंट्रीज़ जो हैं, तो राइटर को ऐसा लगता है कि ये लोग जो हैं यहाँ पे उतना अच्छा रोल नहीं प्ले कर पाएंगे, ठीक है। फिर पर राइटर कहते हैं कि यूरोप का जो इंथुजियाज़म है इस टॉपिक को लेकर के, ये नेचुरल है। क्यों नहीं होगा, क्योंकि प्रॉक्सिमिटी, कितने पास में यूक्रेन इसके, है ना, यूक्रेन रशिया, तो उसकी प्रॉक्सिमिटी में चल रहा है, तो नेचुरल है उसका करना। पर हाँ, राइटर कहते हैं कि ये पीस नहीं ला सकते हैं यूक्रेन में। क्यों? क्योंकि चांस है कि टेंशन्स जो है ना वो बढ़ जाएंगे। ये कहाँ है यहाँ पे, अब यहाँ पे देखो फ्रांस का बताया है, मेजॉरिटी ऑफ फ्रेंच सिटीजन्स। तो मिस्टर मैक्रोन, तो उन्होंने जब ये अपने कंट्री में, फ्रांस में कहा कि हम लोग फ्रेंच ट्रूप्स को भेज करके यहाँ पे एक रोल प्ले कर सकते हैं ये रुकवाने में, तो मेजॉरिटी ऑफ फ्रेंच सिटीजन्स ने ही कह दिया कि हम इस आइडिया को अपोज करते हैं, वी डोंट वांट टू इंटरफेयर इन दिस मैटर। तो राइटर ने ये बताया है कि फ्रेंच सिटीजन्स खुद ही नहीं चाहते हैं इंटरफेयर करना, तो उन्होंने एक तरह से फ्रांस को भी इस चीज़ से हटाया है कि मतलब फ्रांस भी नहीं रोल प्ले कर पाएगा। ओके, अब यहाँ पे राइटर आ चुके हैं ग्लोबल साउथ पे। इन्होंने बताया है कि हम लोग इम्पार्शियल हैं। मोदी जी व्लादिमीर पुतिन के पास भी जाते हैं, वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की के पास भी जाते हैं। हम लोग इम्पार्शियल हैं, हम लोग न्यूट्रल हैं, है ना। तो और इन्होंने कहा है कि पीस कीपिंग मिशन जो कि ग्लोबल साउथ करेगा, वो सीरियसली डी एस्केलेट कर सकता है इन टेंशंस को। डी एस्केलेट क्या मतलब, डिक्रीज़ कर सकता है। वही वोकैबलरी पे ध्यान देना, वोकैबलरी बहुत सही होती है इसकी, पढ़ लोगे ना तो मज़ा ही आ जाएगा बिल्कुल, ठीक है। तो बस यही सब बताया। इस पूरे में यही है कि कैसे बाकी कंट्रीज़ जो हैं वो इस यूक्रेन मैटर में अपना उतना योगदान नहीं दे सकती हैं जितना इंडिया दे सकता है, ठीक है। पूरे में वही है। तो अब तुमने ये पढ़ा, समझा तुमने, तो ये मैंने ऐसे ही शॉर्ट नोट्स बना लिया था ताकि मेरे दिमाग से ना निकल जाए क्या था। तुम्हें इसका टोन समझना है कि ये क्या कहना चाह रहा है। तो टोन जो है वो एनालिटिकल है। क्यों एनालिटिकल है? उसने एक स्टेटमेंट दिया, उसका रीज़न बताया, है ना, उसने प्रेमिसेस दिए, उसका कंक्लूजन बताया। ये सारी चीज़ तुम्हारे दिमाग में आ जाएंगी, ठीक है। ये इन्फॉर्मेटिव है। इन्फॉर्मेटिव कैसे? इन्फॉर्मेशन दे रहा है कि फ्रांस में जब ये मैक्रोन ने लाया तो फ्रेंच सिटीज़न ने डिनाई कर दिया। इन्फॉर्मेशन भी हमें दे रहा है तरह तरह की। यहाँ देखोगे तो यहाँ पे स्टैटिस्टिकल डेटा तुम्हें मिलेगा। इन्फॉर्मेटिव भी है ये। सबसे बड़ी बात कि ये जो है वो एनकरेजिंग है।
इनकरेज कर रहा है। किसे इनकरेज कर रहा है? ये ग्लोबल साउथ की कंट्रीज़ को, ठीक है, कि हम लोग यहाँ पे ग्रेटर रोल प्ले कर सकते हैं, लोगों को बता सकते हैं कि हम लोग भी स्टेक होल्डर्स हैं। ओके, नाउ ये तुम्हारा हो गया ऊपर का एक बड़ा वाला आर्टिकल हुआ। ये दूसरा द सेकंड आर्टिकल्स आज बहुत इजी आए हैं एडिटोरियल्स। तो ये जो है ना, ये इस स्पेशल एक्ट से रिलेटेड है। बेसिकली क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं राइटर जो हैं वो, उन्होंने ये एक एक्ट बताया है। अगर तुम चाहो तो एक बार ना विकीपीडिया पे जाके इस एक्ट के बारे में पढ़ लेना, बिकॉज इस सब के ना चांसेस रहते हैं कि लीगल में पैसेज दे दे, बिकॉज ये ट्रांसजेंडर राइट्स, LGBTQ राइट्स, ये सारे भी बहुत हॉट टॉपिक्स हैं जो कि आजकल चल रहे हैं। ओके, सो दिस ट्रांसजेंडर पर्सन्स एक्ट 2019 ये जो है, तो ये राइटर ने बेसिकली इसमें कहा है कि ट्रांसजेंडर जो पीपल हैं दे कंटिन्यू टू फेस बैरियर्स टू एक्सेप्टेंस, उन्हें एक्सेप्टेंस नहीं मिलती है, ठीक है। एजुकेशन में उनका बहुत बड़ा बैरियर है, एजुकेट नहीं कर पा रहे अपने चिल्ड्रन को। एम्प्लॉयमेंट, उन्हें नौकरी ही नहीं दी जाती है, वो कैसे अपना डेवलपमेंट करेंगे, है ना। हेल्थ केयर में भी उन्हें इग्नोर किया जाता है। तो ये सारी चीज़ें हैं। सो बेसिकली यहाँ पे कुछ चीज़ें उन्होंने, आपने ये सबसे पहले पढ़ा, आपको जिस्ट पता चल गया क्या होने वाला है इस एडिटोरियल में, ठीक है। अब आपका माइंड उसी डायरेक्शन में फंक्शन करेगा, ठीक है। अब यहाँ से हम लोग पढ़ना शुरू करते हैं कि ट्रू इंक्लूजन जो है वो रिक्वायर करता है स्ट्रॉन्ग इम्प्लीमेंटेशन। मतलब ये वही, देखो बेसिकली कोई भी तुम आर्टिकल पढ़ोगे उसमें क्या होता है कि बताया जाता है, एक टॉपिक उठाया राइटर ने, ठीक है, राइटर ने एक टॉपिक उठाया, उसके बाद वो बोलेगा कि मेरा ये पॉइंट है, ठीक है, शॉर्ट में वो यहाँ पे बताएगा क्या पॉइंट है, फिर बताएगा क्यों है, क्यों उसे ऐसा लगता है, वो सब उसने यहाँ समझाया, ठीक है, और लास्ट में वो बताएगा कि हम लोग कैसे इसे सुधार सकते हैं, ठीक है, सॉल्यूशन भी देगा। ये आर्टिकल राइटिंग का एक बेसिक फॉर्मेट होता है, ठीक है। तो वही है इसमें भी कि ट्रांसजेंडर लोगों के लिए राइट्स तो मतलब लॉज बने हुए हैं ये सब, पर इनका प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो रहा है। एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट, हेल्थ केयर सेक्टर में इन्हें प्रॉब्लम्स होती है। उससे रिलेटेड तुम्हें स्टैटिस्टिकल डेटा दे दिया, यहाँ दिया हुआ है, यहाँ दिया है, यहाँ इकोनॉमिक एक्टिविटी से रिलेटेड दिया है, यहाँ पे भी एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड दिया है कि उनका अभी भी बहुत ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट है, ठीक है। यहाँ पे एजुकेशन से रिलेटेड दे दिया तुम्हें, यहाँ पे हेल्थ केयर के चैलेंजेस का बताया। तो बेसिकली यही सारी चीज़ें हैं। और लास्ट में कंक्लूड किया है कि इनिशिएटिव्स जो जैसे आई एम ऑल्सो ह्यूमन नाम का एक कैंपेन चलाया जा रहा है हमसफ़र ट्रस्ट के द्वारा। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये मदद तो करती हैं, पर अगर हमें इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, ठीक है, अगर हम चाहते हैं कि ये एट पार विद सोसाइटी आए ट्रांसजेंडर पीपल, सो वी नीड टू मेक ब्रॉडर एफर्ट्स। तो ये बताया है राइटर ने इसमें, बहुत ही ज़्यादा सिंपल एक आर्टिकल इसको कह सकते हैं हम लोग, ठीक है। तो ये दो बड़े बड़े वाले आर्टिकल्स हो चुके हैं। यहाँ पे कभी कभी क्या होता है कि ज़्यादातर मैंने नोटिस किया है, ये जो बड़े वाले आर्टिकल्स होते हैं ना, इसमें कुछ एनालिटिकल टाइप का दे दिया, या कोई जो कंटिन्यूस प्रॉब्लम है इंडिया में उस पर दे दिया, है ना। और ये जो साइड वाला रहता है ना, दो छोटे वाले, ये पूरा का पूरा करंट अफेयर्स पे ही बेस्ड होता है, अभी क्या चल रहा है उसी पे बेस्ड होते हैं, और ये देता है यहाँ पे, ठीक है। अभी हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं अमेरिकन, फिर ये अमेरिकन वही US के टैरिफ वाला आ चुका है कि ये जो किया है ना डोनाल्ड ट्रंप ने, इनसे पहले भी कोई थे US प्रेसिडेंट जिन्होंने पूरे वर्ल्ड इकोनॉमी को तहस नहस कर दिया था। कौन थे वो महाशय? वो थे प्रेसिडेंट रिचर्ड निक्सन। 1971 में उन्होंने ऐसा किया था, ठीक है। तो उन्होंने टेम्परेरी सस्पेंशन किया था कि US डॉलर को जो कन्वर्ट किया जाता था गोल्ड में, वो नहीं हो सकता है। तो उससे भी यहाँ बताया है कि टेम्परेरी था, पर ये चीज़ अल्टीमेटली परमानेंट हो गया, इकनॉमी ख़राब हो गई, ठीक है। इंटरनेशनल रिएक्शन जो था बहुत कंसर्निंग था। US जो है ना वर्ल्ड का वही, मतलब ये पहले का बताया, और अब फिर यहाँ पे डोनाल्ड ट्रंप ने अभी क्या किया उसका बताया है, ठीक है। अभी का है ये करंट का, कि अभी जो इंटरनेशनल रिएक्शन आया है ना वो कंसर्न का है। US जो है अभी का टाइम का लार्जेस्ट इम्पोर्टर है मैन्युफैक्चर्ड गुड्स का इम्पोर्टर है, मतलब वो US, ठीक है। US जो है वो बाहर से गुड्स मंगा रहा है अपने पास, तो गुड्स मंगा रहा है, पैसा तो दे रहा होगा ना बदले में, तो मतलब पूरी दुनिया का ना इनकम हो रहा था US की वजह से,
और अब यूएस ने इतने टैरिफ्स बढ़ा दिए हैं कि हमें अपना वहाँ पे चीज़ें सेल करने के लिए ज़्यादा पैसा देना पड़ेगा उसे, ठीक है। तो ये हमारी प्रॉब्लम है। अब उसका यहाँ पे रिएक्शन बताया है कि क्या हो रहा है, कॉस्ट ऑफ इम्पोर्ट्स जो है ना वो राइज़ कर जाएंगे, टैरिफ इतना लग रहा है। हम मान लो, चलो समझो इंडिया है, उसने कोई चीज़ मान लो एक कार मैन्युफैक्चर की, अब वो उसे यूएस में बेचने जा रहा है, इट इज़ अ मैन्युफैक्चर्ड गुड, वो उसे वहाँ पे बेचने जा रहा है। हमारे लिए वो एक्सपोर्ट है, यूएस के लिए वो इम्पोर्ट है, ठीक है। वो यूएस ने टैरिफ लगा दिए इतने ज़्यादा हम लोग पे, ठीक है, 26% का टैरिफ लगा दिया। तो हमें टैरिफ का पैसा जो है वो यूएस गवर्नमेंट को देना होगा, ठीक है। यूएस गवर्नमेंट को हम लोग टैरिफ का पैसा देंगे, बदले में वो हमें अलाउ करेगी कि हम अपना जो कार है वो सेल कर सकें। तो अब हमने पहले से यूएस गवर्नमेंट को इतना ज़्यादा पैसा दे दिया है, तो हम लोग पैसे कहीं से तो कमाएंगे ना। तो हम ये जो कार का प्राइस है ये बढ़ जाएगा, ठीक है। कार का प्राइस बढ़ गया तो अब ये जो कॉमन पीपल हैं, ठीक है, अमेरिकन कंज्यूमर्स जो हैं, इनके लिए जो इम्पोर्ट्स हैं ना उसके कॉस्ट बढ़ जाएंगे। तो जब कॉस्ट बढ़ेगा, अब तुम्हें पहले कुरकुरे 10 रुपये का देता था, तुम एक पैकेट खा लेते थे, अब वो सेम कुरकुरे 15 का कर दिया, तो बहुत लोग तो घटा देंगे, ठीक है, डिमांड कम हो जाएगी, खाना ही छोड़ देंगे बहुत लोग तो, कि भाई इतनी सी क्वांटिटी के लिए 15 रुपये कौन देगा। तो खैर वही होता है, ये सेम इकोनॉमिक्स का प्रिंसिपल है, जिन्होंने भी इकोनॉमिक्स पढ़ी होगी उनके लिए बहुत ईजी होगा ये। तो हाँ, जैसा कि मैंने कहा कि ये यूएस वाला जो टैरिफ वाला टॉपिक है, इसमें इकोनॉमिक्स बिल्कुल ही क्लियर होनी चाहिए। अब सेकंड यहाँ पे क्या है, डिस्क्वालिफिकेशन से ही रिलेट कर रहा है ना, तो इसमें तुम्हें आइडिया होना चाहिए कि सॉरी डिस्क्वालिफिकेशन कह रही हूँ, डिफेक्शन, ठीक है, डिफेक्शन से रिलेट कर रहा है। तो तुम्हें आइडिया होना चाहिए कि ये डिफेक्शन होता क्या है। एंटी डिफेक्शन बिल के बारे में तुम्हें पता होना, एंटी डिफेक्शन एक्ट के बारे में तुम्हें पता होना चाहिए, ठीक है, उन सारी चीज़ों का आइडिया होना चाहिए। तो बेसिकली ये डिफेक्शन होता क्या है, मान लो मैं एक नेता हूँ, ठीक है, मैंने एक पार्टी के टिकट पे इलेक्शन लड़ा, मैं जीती, ठीक है, और अब जब मैं सेलेक्ट हो चुकी हूँ, जब मैं इलेक्ट की जा चुकी हूँ लोगों के द्वारा, तो जिस पार्टी के नाम के अंडर में मैंने इलेक्शन जीता था, अब मैं उस पार्टी को छोड़ के मैं दूसरे पार्टी के साथ जा रही हूँ और उसके साथ जाऊँगी मैं, कि नहीं मैं तुम्हारे साथ हूँ, मैं इसके साथ नहीं हूँ। तो ये तो गलत है ना, जिस पार्टी के साथ गए वहाँ लॉयल्टी होनी चाहिए। इसी को डिफेक्शन कहते हैं, कि हमने उस पार्टी को छोड़ दिया जिसके नाम पर हमने इलेक्शन जीता है, और अब हम लोग दूसरे पार्टी में, इसे डिफेक्शन कहते हैं। इसी पे एक एंटी डिफेक्शन लॉ भी है जो कि एकदम अच्छे से पता होना चाहिए। आई गेस 51st अमेंडमेंट जो आया था उससे आया था ये, हाँ पढ़ लेना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उस पर भी लीगल के क्वेश्चंस बन जाते हैं। तो अब देखो यहाँ पे हुआ क्या है, बेसिकली ये जो जस्टिस BR गवाई हैं, उन्होंने कहा है कि देखो जो भी लोग डिफेक्शन होता है ना, तो उसका केस जाता है जो भी असेंबली है या फिर हमारा पार्लियामेंट है, उसके स्पीकर के पास वो केस जाता है, ठीक है ना। स्पीकर को उस पर एक्शन लेना होता है कि इस पर्टिकुलर कैंडिडेट ने डिफेक्शन किया, इसमें चला गया, अब उसको एक्शन लेना है उस पर। तो क्या होता है ना कि स्पीकर ना ऐसे ही रह जाते हैं, एक्शन ही नहीं लेते हैं वो लोग। तो उन लोगों ने, ये BR गवाई ने कहा है कि कोर्ट जो है वो स्पीकर को ये नहीं बता सकता है हाउ टू डिसाइड, ये चीज़ हम लोग नहीं बता सकते स्पीकर को कि तुम्हें कैसे डिसाइड करना है या क्या करना है, हम लोग उसे नहीं बताएंगे। वी विल नेवर टेल हिम व्हाट टू डू, बट वी विल टेल हिम हाउ टू डू और विद इन हाउ मच टाइम। एक रीज़नेबल टाइम पीरियड हम लोग उन्हें देंगे कि इसने से इतने टाइम के अंदर, इतने से इतने दिन में आपको ये जो डिफेक्शन हुआ है इस पर आपको एक्शन लेना है, ठीक है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ हो जाती है यहाँ पे, डिफेक्शन का आइडिया होना चाहिए और स्पीकर का रोल क्या है डिफेक्शन में। सो बेसिकली अब देखो यहाँ पे मैं बताती हूँ, ये BR गवाई जो है ना, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट इंसान है। डू यू नो वाई? क्योंकि अभी हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन है? संजीव खन्ना, ठीक है, संजीव खन्ना है, जो कि अभी आए थे, किसके बाद आए थे? चंद्रचूड़ जी के बाद आए थे, ठीक है। तो अभी ऑनरेबल संजीव खन्ना है हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, और मई में यानी कि नेक्स्ट मंथ दिस जस्टिस BR गवाई ही इज़ गोइंग टू बी द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। सो ही इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन, ठीक है। तो ये अभी एक्टिव हो चुके हैं बहुत ज़्यादा, इनके
आते हैं ना आर्टिकल्स, या पता नहीं, एक्टिव तो शायद पहले से होंगे, ध्यान देना लोगों ने अभी शुरू किया है क्योंकि अगले आने वाले चीफ जस्टिस यही हैं। तो ये जो है ये 52nd चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होने वाले हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए क्योंकि सीनियरिटी के बेसिस पे डिसाइड किया जाता है। तो वही है, इसी के साथ हमारा ये एडिटोरियल वाला हो चुका है। अब बिज़नेस पेज पर हम लोग आ गए। बिज़नेस पेज बहुत इंपॉर्टेंट है, कभी भी मत छोड़ना। ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट नहीं भी होना तो एटलीस्ट रीड कर लिया करो। इससे क्या है ना कि तुम्हारी इकोनॉमिक रीडिंग या इकोनॉमिक्स से रिलेटेड जो रीडिंग है ना वो तुम्हारी बेटर होगी, चीज़ों को तुम समझोगे। अब जैसे इसमें आ गया सेंसेक्स आ गया, व्हाट इज़ सेंसेक्स, तुम्हें ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए। देखो ये निफ्टी 50 ये सब बेकार में तो नहीं निकालता है ना, कुछ तो होता होगा। तो ये सारी चीज़ों का आइडिया अपना हमेशा लेके रखना। अब मैंने बोला हर जगह ये यूएस टैरिफ का ही हंगामा है, तो देख ही सकते हैं यहाँ पे भी ये यूएस टैरिफ में पैर इंडियाज़ रियल जीडीपी ग्रोथ, हम मतलब हमारा इंडिया का जो रियल जीडीपी ग्रोथ है ना उसे 0.3% से पैर यानी कि डिक्रीज़ कट डाउन कर देगी। तो वही है, अभी उसके यूएस ने एक्शन ले लिया है। अब वर्ल्ड वाइड उसके रिएक्शन देखे जा रहे हैं, क्या क्या इम्प्लीकेशंस हो सकते हैं। ठीक है, अब हम लोग आ चुके हैं वर्ल्ड पेज पे। इस पे क्या है देखो, यहाँ पे एक ये इम्पॉर्टेंट है, साउथ कोरिया में क्या है ना कि एक्सपेल कर दिया गया है प्रेसिडेंट यून को। तो साउथ कोरिया के ये प्रेसिडेंट थे जिनका नाम था अब तो उनको एक्सपेल कर दिया गया, तो आई थिंक इनको एक्स प्रेसिडेंट बोल सकते हैं। तो ये जो हैं प्रेसिडेंट यून सुक योल, ओके, तो इन्होंने मार्शल लॉ डिक्लेयर कर दिया था। ठीक है, फ्रेश इलेक्शन को ट्रिगर कर दिया था इन्होंने। तो इन्होंने जो भी पॉलिटिकल टर्मोइल क्रिएट किया था साउथ अफ्रीका में, उसके लिए साउथ कोरिया में, तो साउथ कोरिया के जो कोर्ट्स हैं, साउथ कोरिया का जो कोर्ट है उसने इन्हें एक्सपेल कर दिया, मतलब कि इज़ नो मोर द प्रेसिडेंट। ठीक है, सो दिस हैज़ हैपेंड। इसे याद रख सकते, क्वेश्चन तुमसे पूछ लेगा कि विच कंट्रीज़ प्रेसिडेंट हैज़ बीन एक्सपेल्ड बाय इट्स कोर्ट, ऐसा करके कुछ क्वेश्चन पूछ दिया तुमसे। तो साउथ कोरिया का प्रेसिडेंट, व्हाट इज़ द नेम ऑफ द प्रेसिडेंट? सो नेम ऑफ द प्रेसिडेंट हेयर इज़ प्रेसिडेंट यून सॉक योल। सो दिस इज़ इम्पॉर्टेंट। व्हाट वाज द रीज़न? सो बिकॉज ही अटेम्प्टेड टू सबवर्ट द सिविलियन रूल, दिस इज़ द रीज़न। अब इसमें और नीचे जाते हैं, देखते हैं क्या इंपॉर्टेंट है वर्ल्ड के पेज पे ही अभी हम लोग। तो खैर ये भी उतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं होगा। म्यांमार में अभी रिसेंटली अर्थक्वेक आया था, ठीक है, सबको पता है। उसकी वजह से अभी वहाँ पे ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस भी हो चुका है। अब इतने सारे घर गिर गए, देख सकते हैं कितना ज़्यादा डिस्ट्रक्शन हुआ है। म्यांमार पहले से एक गरीब देश है, तो अभी उसमें ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस भी पैदा हो चुका है। तो अभी वही डिस्कस किया। इस पर कोई क्वेश्चन नहीं बनेगा, पर हाँ एक बार ऐसे ही देखने के लिए बस। स्पोर्ट्स पेज पे आ गए। अभी स्पोर्ट्स पेज आई डोंट थिंक उतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। स्पोर्ट्स पेज का सिर्फ मंथली भी या फिर ईयर के एंड में भी बड़े बड़े इवेंट्स का देख लिया जाए ना, तो क्लैट कभी भी उतना ज़्यादा डीप में नहीं पूछता है। सिंस पैसेज बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं, वन लाइनर तो आते नहीं है, वन लाइनर एलिट के लिए काम आएंगे। तो आई थिंक स्पोर्ट्स को इग्नोर करना ही बेटर रहेगा। लास्ट ईयर ओलंपिक्स बहुत इंपॉर्टेंट था, तो वो बार बार अपडेट लेना इंपॉर्टेंट था। अभी कुछ ऐसा इंपॉर्टेंट चल नहीं रहा है, so sports page can be ignored. So that's it. Thank you so much.